7, हाथ आगे कमर पर, 8। नमस्कार की मुद्रा में सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती, सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नाथ अन्य दायित्वान कार्यकर्ता। सबसे पहले तो सभी को नव संवत्सर की बहुत हार्दिक बधाई। आज से हमारा नव संवत्सर शुरू हो रहा है 2078। एक बार जरा मैं बीच में घर वाले जो बात जो हैं उनसे भी पूछता भी रहूँगा बीच में। ठीक है, सब तैयार हैं? पहले बताना उस 2 लाइनों में से कौन कौन है जो रोज शाखा आते हैं? चलिए आप नीचे कर लीजिए। इसी जगह पे आते हैं शाम को, सुबह शाम को। किसकी शाखा है? ये संघ की शाखा है। संघ का पूरा नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। क्या नाम है संघ का पूरा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और इसके संस्थापक कौन थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की? हाँ बताइए, खड़े को बताइए एक बार खड़े को बता दो पूरा। बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? बताइए एक बार पूरा नाम। केशव राव बलिराम हेडगेवार। आज नव संवत्सर शुरू हो रहा है 2078 और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि आज है। इस तिथि का हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत अधिक महत्व है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी, जिनका नाम अभी गगन जी ने बताया, उनका जन्म दिवस भी आज ही पड़ता है। संगठन के लिए इस दिन का महत्व और भी अधिक इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि संघ के संस्थापक पूज्य डॉक्टर जी का जन्म दिवस भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही हुआ था, सन 1889 में। तो डॉक्टर जी को स्मरण करने का भी दिन है आज ही। सामने जो चित्र लगे हैं, 3 चित्र लगे हैं, उनमें जिस चित्र पर सर पे काली टोपी है, सबसे दाईं ओर आप बैठे तो आपकी बाईं ओर जो चित्र है वो डॉक्टर जी का चित्र है, उनका जन्म दिवस है। संघ को समझने के लिए डॉक्टर जी के जीवन को समझना जरूरी है। अगर हमने डॉक्टर जी की जीवनी ठीक से पढ़ी, पूरी जीवनी पढ़ी, तो हमें संघ समझ में आ जाएगा। डॉक्टर जी के पूरे जीवन को अगर हम देखें तो उनमें से केवल एक ही स्वर बाहर निकलता है उनके पूरे जीवन से, देशभक्ति, 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 प्रखर देशभक्ति, जन्मजात देशभक्ति। ऐसे उनके जीवन का एकमात्र सूत्र था। और कितने देशभक्ति उनके मन में जन्म से ही कैसे फूट फूट कर भरी हुई थी। सबसे पहले इसका प्रकटीकरण हुआ जब वो केवल 8 साल के थे। कितने साल के थे भाई? 8 साल के। कौन कौन है हमने? बच्चे। हाँ देखो कितने बड़े थे जब उसमें डॉक्टर जी, तो वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो मात्र 8 वर्ष के थे तो स्कूल में पढ़ने जाते थे। उस स्कूल में उस वर्ष ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का राज्यरोहण का हीरक जयंती मनाने के लिए पूरे 60 वर्ष पूरे हो रही थे आयु के। तो उस समय पूरे देश में मिठाइयाँ बंटवाई सब स्कूलों में। डॉक्टर जी के स्कूल में मिठाई बटी। 8 साल के बच्चे को अगर मिठाई मिल जाए तो ये नहीं पूछेगा कि मिठाई किस लिए मिली, क्या करेगा? खा जाएगा तुरंत। लेकिन केवल 8 वर्ष की आयु में जब उनको मिठाई मिली तो उन्होंने विचार किया कि मिठाई किसके लिए मिली हमको। जैसा उसने बताया था स्कूल में प्रधानाचार्य जी ने कि हमारे जो राजा शासक हैं, अंग्रेज हैं, जो महारानी ब्रिटेन में रहती है विक्टोरिया, उसके आज 60 वर्ष पूरे होने पर ये मिठाई पूरे देश के अंदर बांटी गई है। तो डॉक्टर जी 8 वर्ष की आयु में विचार किया कि जो लोग हम पर शासन करते हैं उनके महारानी के 60 वर्ष पूरे होने पर हमको मिठाई क्यों खानी चाहिए? उन्होंने तो हमको गुलाम बनाया हुआ है। और 8 वर्ष के बालक ने वो मिठाई पूरे के डब्बे की। हमको क्या वो खाने को, लेकिन मिठाई हमारे देश को गुलाम बनाने वाले अंग्रेज की महारानी के जन्मदिवस पर
60 वर्ष पूरे उन पर मनाई जा रही है, बांटी जा रही है, इसलिए वो मिठाई उन्होंने पूरे डब्बे में फेंक दी। बचपन से ही ऐसी प्रकृति और कर्तव्य तो कैसा था, वो दशवंश का ही उनके जीवन में दिखाई देता है। एक बचे गुरु जी थे जिनके घर पे वो पढ़ने जाया करते थे। जैसे आजकल बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, तो उस समय टीचर के यहाँ पे सब बच्चे घर पे पढ़ने जाते थे और साथ में टीचर की घर पे कुछ काम भी हेल्प करते थे। तो बचे गुरु जी की पाठशाला में जब पढ़ने जाते थे, वहाँ से उनको दिखाई देता था तो जो सीतावरडी का किला है, नागपुर में सीतावरडी का किला है, उस किले पर अंग्रेजों का झंडा यूनियन इंडिया का लहराता था। सब और अंग्रेजों के विरोध की बातें होती थी, अंग्रेजों को देश से उखाड़ फेंकने की बातें होती थी। तो बालक किशोर की बातों को सुनता होगा कहीं ना कहीं चर्चा में, उसके मन में बात आई कि अंग्रेजों का जो झंडा है, किसने बताया कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो ये झंडा इस किले से उतार कर फेंक दिया जाएगा, उतार दिया जाएगा। तो उसके मन में बात है कि अगर हम ये झंडा उतार कर फेंक दें तो हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। 10 वर्ष के बालक ने अपने साथियों के साथ में योजना बनाई कि किस तरह से हम इस नागपुर की सीतावरडी के किले के ऊपर से जो झंडा है यूनियन जैक उसको उतार कर फेंक सकते हैं। और अपने बालकों अपने सारे मित्रों के साथ उन्होंने योजना बनाई। जो गुरु जी हैं, गुरु जी किसी के बाहर चले गए, बच्चे पढ़ने आते थे और घर चले जाते थे अपने वापस। कोई मॉनिटर जैसे बना देते, मॉनिटर बना रखा हुआ उन्होंने। गुरु जी ने योजना बनाई कि हम क्या गुरु जी के वहाँ पे किले पे तो सेना रहती थी, सिपाही रहती थी, पहरा रहता था। जैसा उसने सुना होगा, जैसे बालबुद्धि ने काम किया होगा कि क्या हम यहाँ से घर से सुरंग खोद कर और उधर किले में पहुँच के उसको झंडे को उखाड़ कर देख सकते हैं। मित्रों के साथ योजना बनाई और अंदर से घर में खुदाई करनी शुरू करते हैं। कुछ देर बाद गुरु जी आए तो देखा बड़ी मिट्टी के ढेर लगे हैं, कहाँ से मिट्टी निकली है, पूछता पता लगा कि बच्चों ने ऐसे सीतावरडी के किले से अंग्रेजों के झंडे को उतार कर फेंकने के लिए योजना बनाई है। यानी कैसा कर्तव्य भाव था 10 वर्ष की आयु में भी, इस तरह से हम शत्रुओं के झंडों को किले पे से उतार कर फेंक सकते हैं। बाल बुद्धि की योजना ठीक बनी कि नहीं बनी बात अलग है, लेकिन करने की कैसी उत्कट इच्छा थी कि हम अंग्रेजों के झंडे को अपने नागपुर की सीतावरडी किले से उतार कर फेंकें। उनके बाद भी समझाया कि झंडे उतारने से कुछ नहीं होगा, इसका बोली नहीं जा सकती। बच्चों को गुस्सा नहीं आया, उनको समझाया उनको कि अंग्रेजों के शासन इस देश से ऐसे जाने वाला नहीं, झंडा उतारने से जाने वाला नहीं, झंडा नहीं उतरेगा। योजनाकार भी कैसे थे, जब हाई स्कूल में पढ़ते थे, 14 वर्ष की आयु रही होगी, 14-15 वर्ष की आयु रही होगी, तो अंग्रेजों ने पूरे देश के अंदर वंदे मातरम के उद्घोष पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। क्योंकि वंदे मातरम का जब लोग उद्घोष करते थे तो उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा जागृत होता था, तो देश के लिए कर गुजरने की, मन मिटने की भावना पैदा होती थी। तो वंदे मातरम देशभक्ति का पर्याय बन गया था। तो अंग्रेज ने कहा कि वंदे मातरम को कोई बोलेगा ही नहीं, उद्घोष नहीं करेगा। ऐसा काला कानून अंग्रेजों ने देश के अंदर लगा दिया। डॉक्टरी की योजना बनी अपने स्कूल में, मात्र 14-15 वर्ष की आयु में, हाई स्कूल में पढ़ते थे उस समय। उन्होंने योजना बनाई कि अंग्रेज निरीक्षक विद्यालय में आने वाले थे, तो जब अंग्रेज निरीक्षक कक्षाओं में प्रवेश करेंगे तो उनका स्वागत हम वंदे मातरम को उद्घोष करेंगे। सब बच्चे एक साथ खड़े होकर वंदे मातरम बोलेंगे और पूरे स्कूल की हर कक्षा में ऐसी योजना बन गई। और अध्यापकों को और प्रधानाचार्यों को कानों कान खबर नहीं। जैसे अंग्रेज निरीक्षक आए विद्यालय के अंदर और पहली कक्षा प्रवेश किया, सब बच्चे एक साथ खड़े हुए और बोले वंदे मातरम, घोष किया जोर से। अंग्रेज अधिकारी को बड़ा गुस्सा आया। सरकार ने कानून बनाया हुआ कि कोई वंदे मातरम को घोष नहीं करेगा। पूरी कक्षा एक साथ मेरा स्वागत वंदे मातरम में, इतनी हिम्मत, इतना गुस्सा आज। उससे पैर पटकता हुआ दूसरी कक्षा में चला गया। दूसरी कक्षा में जैसे प्रवेश किया, सब छात्रों ने एक साथ खड़े होकर कहा वंदे मातरम, घोष किया जोर से। तीसरी कक्षा में गए, वहाँ भी यही हालत। अंग्रेज अधिकारी आया वापस प्रधानाचार्य के कमरे में, निरीक्षक डांट लगाई उनको, क्या माहौल तुमने बना रखा है, ऐसा विद्यालय नहीं चलने देना, हमको बंद करो इसको। विद्यालय को बंद कर दिया गया। कई हफ्ते तक विद्यालय बंद रहा। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होने लगा। पूछा गया कि किसने योजना बनाई, हमें बस उस व्यक्ति का नाम बता दो, किसने योजना बनाई, किस छात्र ने ये शरारत की है। लेकिन योजना इतनी पक्की थी, आपस में मित्रता इतनी पक्की थी कि एक भी विद्यार्थी ने नहीं बताया कि इस योजना के पीछे डॉक्टर भारत केशव का हाथ।
बाद डॉक्टर जी को लगा कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, केशव बालक केशव को लगा कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो खुद ही जाके उन्होंने कहा प्रधानाचार्य बात मैं कर रहा था, उन्हें स्कूल से निकाल दीजिए, बाकी को स्कूल में पढ़ने दीजिए, बाकी को अनुमति दीजिए आने की। बालक केशव को विद्यालय से निकाल दिया गया। फिर वहाँ से उन्होंने पुणे के विद्यालय में एडमिशन लिया, वहाँ भी उस पर भी अंग्रेजी की दृष्टि थी, तो विद्यालय को बंद कर दिया गया। फिर वहाँ से वो नागपुर से बंगाल पढ़ने के लिए गए, आगे की पढ़ाई उनकी बंगाल में कलकत्ता में की जाती है, वहाँ से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त। डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के बाद उस समय पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य भारत में कुल 35 डॉक्टर हुआ करते थे। उनके पास बड़े बड़े ऑफर आए कि आपको इतनी अच्छी नौकरी मिल सकती है, देश के बाहर भी, बर्मा से उनके पास ऑफर आए, लेकिन कहा कि नहीं, मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करके डॉक्टर नहीं करनी है, अपना जीवन नहीं चलाना है, व्यवसाय नहीं चलाना है, मुझे कोई शादी विवाह नहीं करना है, मुझे इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस देश को मजबूत बनाने के लिए पूरा अपना जीवन लगाना है। उस समय स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से, वीर सावरकर के विचारों से पूरा देश अनुप्राणित था। इसमें क्या विचार थे स्वामी विवेकानंद जी के? उनका कहना था कि इस देश में, वीर सावरकर के भी वही विचार थे कि इस देश में हिंदू समाज को संगठित होना चाहिए। अगर इसको हम कर्म से समझे, अगर हम पूरी दुनिया के हित की बात भी करें, जो बात बिल्कुल मोटी मोटी बातें जो सबको समझ में आने वाली है कि पूरी दुनिया के भले के लिए अगर भारत मजबूत हो तो इससे पूरी दुनिया का भला ही होगा। हमारे महान देश भारत की ऐसी परंपरा है, इसको हम आज महसूस कर सकते हैं कि दुनिया किस तरह से दुनिया पे कब्जा करना चाहती है, और आज भी हम पूरी दुनिया को क्या दे रहे हैं। यानी कोविड वैक्सीन बनाई भारत की 2 लेबोरेटरी में, तो हमने बहुत सारे देशों को फ्री बांट दी वो, जबकि ये ऐसी आज के समय में उपलब्धि है कि पूरी, अगर अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस या किसी ऐसे यूरोपीय देश में उसको जितना लूट सकते थे उसको पूरी दुनिया। हमारे देश के नेताओं ने तय किया कि हमको, चूँकि हम तो विश्व को परिवार मानने वाले लोग हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं, हम तो विश्व बंधुत्व की बात करने वाले लोग हैं, तो पूरा विश्व हमारे परिवार है। वो ठीक है कि चूँकि उसमें खर्च भी हुआ है तो इसलिए कुछ लोगों से पैसा लेंगे भी, लेकिन जो गरीब देश थे, जो पेमेंट नहीं कर सकते थे, उनको फ्री दवाई बांट भारत के लोगों ने। तो अगर भारत मजबूत होता है तो पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। हमारे देश के राजाओं ने कभी किसी दूसरे देश पर जाकर आक्रमण नहीं किया। हमने दुनिया को जब भी जीता है अपनी श्रेष्ठता के बल पर जीता है, अपनी शिक्षा के ज्ञान के बल पर जीता है। भारत में विश्व गुरु कहा गया, वो इसलिए कहा गया कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आते थे, यहाँ से आचार्य पूरी दुनिया में श्रेष्ठ ज्ञान देने जाते थे। तो भारत मजबूत होगा तो पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा, लेकिन भारत मजबूत कैसे होगा? तो उस समय जो बड़े चिंतक थे स्वामी विवेकानंद जी, वीर सावरकर जी, उन्होंने कहा कि इस देश का जो मूल समाज है, इस देश का वो समाज जो इस देश को अपनी मातृभूमि मानता है, देश को अपनी क्षेत्रभूमि मानता है, देश को अपनी पुण्यभूमि मानता है, जो इस भूमि के लिए जीने मरने की सोचता है, जो चाहता है कि मेरा जन्म इसी, मेरा सारा जन्म इस देश की सेवा में, पूरा जीवन इस देश की सेवा में लग जाए, इस भूमि की सेवा में लग जाए, इसको अपने जीवन का सार्थक मानता है। और मेरा शरीर का जो समापन है वो इस देश की सेवा में हो, इस मातृभूमि की सेवा में हो, इसी को अपनी व्यक्ति की सफलता मानता है। ऐसा जो समाज है इसको हिंदू समाज कहा जाता है। वो हिंदू समाज जब संगठित होगा, शक्तिशाली होगा, तो देश के लिए अच्छा होगा, तो देश की भलाई होगी। अभी हमने गीत गाया, बहुत थे दुखी मेरे देश में ही युगों से सदा घोर अपमान पाया, मृत हो गए आप यह दृश्य देखा, नहीं एक पल को कभी चैन पाया। हिंदू समाज अच्छा तो है, श्रेष्ठ संस्कार तो है, लेकिन श्रेष्ठ संस्कार जो सत्व भाव है वो कई बार अहंकार को उत्पन्न करता है, और अहंकार के कारण से परस्पर एक दूसरे से मन नहीं मिलते हैं, परस्पर हम एक संगठित नहीं हो पाते हैं। तो संगठन की भावना को हिंदू समाज के अंदर पैदा करना, ये इस देश के हिंदू समाज को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। हिंदू समाज को मजबूत होना है ना, देश का मजबूत होना, देश का मजबूत होना है ना, दुनिया की भलाई होना। तो ये कोई छोटी सोच नहीं है, कोई सांप्रदायिक सोच नहीं है, ये बिल्कुल पूरे विश्व के लिए उपयोगी चिंतन है। तो हिंदू समाज को मजबूत होने के लिए, हिंदू समाज को संगठित होना, और उसको संगठित करने के लिए डॉक्टर ने किस तरह से अपना जीवन गलाया। मात्र 51 वर्ष की आयु में सन 1940 में
अत्यधिक परिश्रम के कारण से उनके कमर में दर्द रहता था। किसी भी प्रकार से इलाज से कमर में दर्द दूर नहीं हो पा रहा था। नागपुर के 70 वर्ष के सर्व शिक्षा वर्ग में समापन के बाद उनकी कमर में जब पीठ में पानी निकालने के पीठ में पानी भर जाता है तो उसमें लंबर पंक्चर किया जाता है ताकि पीठ में से पानी निकल जाए तो दर्द में भी राहत मिले। तो बताते हैं कि जब उनको लंबर पंक्चर किया गया, पीठ में उनको पानी निकालने के लिए पीठ से पानी निकालने के लिए लंबर पंक्चर किया गया तो पानी पानी निकला शरीर में, यानी शब्दशः अपने रक्त को पानी बना देना, शरीर को गला देना। ऐसा उन्होंने पूरा जीवन अपना कठिन परिश्रम, कठिन तपस्या, कठोर अनुशासन के साथ में अपने जीवन को लगाया काम के लिए। इससे इतना विशाल संगठन खड़ा हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज जो पूरी दुनिया में एक बड़ा संगठन माना जाता है। उस संगठन के जो बीज रूप है, उस संगठन के जो मूल में है, वो डॉक्टर जी का जीवन है। डॉक्टर जी के जीवन को हम पढ़ेंगे तो तब समझ में आएगा कि संघ क्या है। संघ से जुड़ा तो शांति की शाखा में आगे जा सकता है, लेकिन संघ को समझा जा सकता है डॉक्टर जी के जीवन को पढ़ने से, डॉक्टर जी के जीवन को समझने। आज उनका जन्म दिवस है। इस अवसर पर मैं इतना ही आग्रह निवेदन करते हुए कि हम डॉक्टर जी के जीवन को समझें, उसमें से जो कुछ अपने जीवन में उतार सकते हैं वो उतारें। कुछ पूरे हिंदू समाज के लिए, कुछ पूरे हिंदुस्तान के लिए, वो पूरी दुनिया के लिए होगा। उतना ही निवेदन करते हैं अपना विषय